लोहारू के सिंगनी गांव में अन्नदाता महासम्मेलन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान मसीहा के रूप में जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह को उनके जन्म दिवस पर याद किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने सदैव किसानों के हित में कार्य किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की फसलों कई समय पर खरीद कर रही है और किसानों के खाते में फसल का सीधे रूप से पैसा पहुंचाया जा रहा है। इससे प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं खेतों में खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन के तकनीक अपनाने के साथ ही बागवानी और उन्नत कृषि तकनीकों का अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों के दौरान बीजेपी सरकार ने भिवानी जिला के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13,800 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिनमें से 10,800 करोड़ रुपए लगभग जिले के विकास के लिए खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक 3,927 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो प्रदेश में किसी भी हलके के लिए सबसे अधिक है। मैं चौधरी चरण सिंह की याद में जो कार्यक्रम था अन्नदाता दिवस, इसमें हमारे जिले के किसान भाई जो दूर दूर से आए, सबका धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में उन्होंने आकर के हमें आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के दम पर जब तक वो सेवा का मौका देंगे, तन मन धन से उनकी सेवा करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जो चौधरी चरण सिंह का सपना था कि भारत की तरक्की गांव देहात और खेत कल्याण से होकर के होती है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में 26 दिसंबर को होने वाले धार्मिक समागम में सबसे पहले सीएम मनोहर लाल रक्तदान शिविर शुरू करेंगे, जिसके बाद गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महाराज के समक्ष शीश नवाते हुए अखंड पाठ के समापन पर हाजिरी भरेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंध ने दी। उन्होंने बताया कि सरबसदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान करके सिखों का मान सम्मान बढ़ाया है। विशेष तौर पर 6वीं चरण छो प्राप्त गुरु हरगोबिंद पातशाह ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ वीर बाल दिवस की छुट्टी करके पूरी इंडिया ਵਿੱਚ लोगों ਨੂੰ सिखा के मन दिते। अज विशेष तौर पर 6वीं चरण छो प्राप्त गुरु हरगोबिंद पातशाह ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ भिवानी में भव्य रोड शो के साथ आम आदमी पार्टी के बदलाव यात्रा समापन शुरू हुआ। बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन में कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने कहा कि किसानों के हकों को डराने के वाले अन्नदाता और उनके परिवार के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले अन्नदाताओं पर लाठियां और डंडे बरसाने वाले और 750 अन्नदाताओं की मौत का जिम्मेदार बीजेपी ने अन्नदाता सम्मेलन के नाम पर एक बार फिर से किसानों को बरगलाने का काम किया है।
कांग्रेस बुरी तरीके से परास्त हुई। कांग्रेस के ऊपर अब विश्वास हरियाणा की जनता करेगी, तो यहाँ भी हरियाणा की जनता को धोखा मिलेगा। ये बीजेपी से साठगांठ करके सरेंडर कर जाएंगे। इसलिए एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी, आम आदमी का साथ दें और नया नेतृत्व इस हरियाणा में तैयार करें जो साधारण परिवारों का हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो, गैर राजनीतिक परिवारों से हो। और हरियाणा के लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में मगरमच्छ मार दिए थे। परिवारवाद, वंशवाद जो राजनीति में हावी है, जो पैसे की राजनीति है, अब ऐसे ही मगरमच्छों को हरियाणा के अंदर भी मारो। नकली दवाइयाँ का आरोप लगाया, घोटाला बताया किसने? नकली दवाइयों को लेकर नकली दवाइयाँ दिल्ली विधानसभा चली है। पार्टी की मेरी बहुत ही सत्कारयोग बहनें और मेरे सभी भाई साहब, हर पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं, जी आया को वेलकम करता हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने वो पार्टी चुनी है जिसे पहले दिल्ली वालों ने अपनाया और 2022 में पंजाब वालों ने भी 92 एमएलए जिताकर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय सागर सिनेमा पर फरीदाबाद में रहने वाले समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे सभी समस्त उत्तराखंडी वासियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि वो आभारी हैं जो कि उन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा स्नेह भोज पर आमंत्रित किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद जिले के अंदर लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। फरीदाबाद के सभी कार्यों में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। आज उत्तराखंड के जो लोग हैं, फरीदाबाद का एक अभिन्न अंग है। इन सभी लोगों के साथ एक स्नेह भोज कार्यक्रम रखा है। उत्तराखंडी भोज और उत्तराखंडी कलाकारों के साथ यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया और सभी के जो विचार हैं उनको साझा किया गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी को पहले से भी ज्यादा मतों से जिताकर ज्यादा सीटें देकर 2024 के अंदर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, इस तरीके का आग्रह लोगों से किया गया है। सभी लोग नमो ऐप से जुड़े हैं, ऐसा भी हम लोगों ने आग्रह किया। लोगों की मंशा भी यही है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करने के लिए हम देश के जाने माने किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती आज हरियाणा में पूरे धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भिवानी जिले के लोहारू हल्के में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जयप्रकाश सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। कार्यक्रम के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज आपने अन्नदाता उत्पादक जो कार्यक्रम मनाया है, बेसिकली इसका क्या मकसद था? हमारे महबूब नेता, किसान हितैषी नेता चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अन्नदाता दिवस हमने मनाया और यहाँ पर जो है बड़ी भारी संख्या में मेरे जिले के किसान आए और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी नीतियाँ हैं, मनोहर लाल जी ने जो काम किया है, जो किसान हित में काम किए हैं, उसका समर्थन किया और इसी तरह से हम इकट्ठा होकर के मोदी जी को समर्थन देंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में किसानों के लिए और भी हितकारी काम हो सके। अगर बात करें आपके लोहारू हल्के की, तो आपने मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगे रखी, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का जो जवाब था उससे आप सहमत हैं? मुख्यमंत्री जी हमारी किसी मांग को मना नहीं करते। मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चौधरी बंशीलाल ने जो नहरें बनवाई थी वो सूखी थी, उनके कार्यकाल के अंदर यहाँ पानी आना शुरू हुआ। भावांतर का पैसा बाजरे का उनके कार्यकाल में मिला, माइक्रो इरिगेशन योजनाएं उनके कार्यकाल में मिला
और जो योजनाएं हैं, मंडियां ज्यादा चलती हैं, बीमा का पैसा मिलता है, खराबे का पैसा मिलता है, किसान संतुष्ट है और हम इस बात से खुश हैं कि अन्नदाता हमारे कार्यों से हमें आशीर्वाद देते हैं। तो सर, एक सवाल अगर सियासी नजरिए से पूछा जाए कि आपको नहीं लगता कि चौधरी चरण सिंह के जरिए बीजेपी जो है अपने जाट वोटों को एक बार फिर अपने पक्ष में जो करना चाहती है, कहीं ना कहीं इसकी एक कोशिश जो है आपके लोहारू हल्के से की गई है? देखिए, ये किसानों का क्षेत्र है और बात जाट की या दूसरे वर्ग की नहीं है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसे वर्ग से मेरा जन्म हुआ जो देश की रक्षा करता है, देश के लिए अन्न पैदा करता है और बहादुर है, और इनका आशीर्वाद तो हमें मिल ही रहा है। और हमारे महबूब नेता चौधरी चरण सिंह जी को याद करने में हमें बड़ी गौरव का अनुभूति हो रही है। और ये अच्छी बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को, जिनको प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस ने समर्थन विद्रोह करके उनको कुर्सी से हटा दिया था, या ऐसे नेता आज देखे हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनको हमारे किसान वर्ग से गए हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास किया है। तो ऐसे नेताओं का हम जो है गौरवगान कर रहे हैं, इसकी हमें पूरा वो है ध्यान है और ये हम करते रहेंगे। सर, एक WFI के जो नतीजे पिछले दिन आए थे उसके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ रोक लगा दी थी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका कहना था कि लोहारू में जो आज अन्नदाता उत्पादक सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए किया गया है। लोहारू से हर खबर के लिए OP शर्मा। कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी से यूपी की कमान वापस लेने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को और इनके गठबंधन को भी राहुल और प्रियंका की ताकत का पता चल गया है, इसलिए प्रियंका को हटाया गया और INDIA गठबंधन ने भी राहुल गांधी का नाम न लेकर राहुल को रिजेक्ट कर दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है लेकिन पैसा कुछ लोगों के पास है। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये उनका पुराना राग है, उन्हें हर समय अडानी नजर आते हैं। DMK सांसद दयानिधि मारन ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदी भाषी तमिलनाडु में आकर शौचालय साफ करते हैं। इस पर विज ने कहा कि ये गलत प्रचार करने की कोशिश की जा रही है और ताकि उत्तर व दक्षिण वालों को आपस में भिड़ाया जाए, लेकिन उत्तर व दक्षिण एक है, सब भारतीय हैं। हरियाणा में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इस पर विज ने कहा कि हमारा हेल्थ विभाग पूरी तरह से चौकस है, हमने मॉक ड्रिल भी कर ली है। नूह विधायक और प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में नूह में पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लोगों को पार्टी से जोड़ने में सफल हो रहा है। वहीं विधायक ने घर घर जाकर लोगों को राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। विधायक आफ्ताब का जोरदार स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। वहीं आफ्ताब अहमद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी आपके बीच आकर आपस में मिले थे, उन्हें आपसे प्यार है, लगाव है, आपसे भी खूब प्यार बरसाया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लिखी राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर तक पहुंचा रही है। वहीं विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भाजपा केंद्र सरकार की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। वहीं बीते लगभग 10 सालों में भाजपा की मोदी सरकार में देश में विकास तो हुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल जरूर बना जिसमें आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचा। इसी कारण हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने
कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी हजारों यात्रियों के साथ, और कई जो है 125 दिन के से ज्यादा जो चली थी। उसका मकसद था देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति, जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति, जैसे आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका जिस तरीके से जो है उनका एकाधिकार सत्ता पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, उसके विरोध में ये थी। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशों से मोटी रकम ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 25 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अमेरिकन बैंक के कर्मचारी बतलाकर बैंक की ओर से सुविधा और सॉल्यूशन देने के नाम पर विदेश में रहने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी कर रहे थे। वहीं बता दें कि आरोपित अमेरिकन बैंक के कर्मचारी बतलाकर बैंक की ओर से सुख सुविधाएं समाधान कराने पर विदेश के नाम पर काम करने वाले विदेश में रहने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। वही सेंटर कई महीने से चला रहे थे। बता दें कि अब आरोपियों के बैंक के खातों की जानकारी जुटाएगी और रिमांड के दौरान पता किया जाएगा कि इन्होंने कितने लोगों की ठगी की है। ये स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी है सेक्टर 31 एरिया में। वहाँ पे एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम पेट्रोलिंग पर थी तो उनको सूचना मिली। तो सूचना के आधार पर उस पर वहाँ पे चेकिंग करने से पहले डीसीपी क्राइम श्री हेमेंद्र कुमार मीणा से सर्च वारंट लेकर वहाँ पे छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहाँ पे करीब 30 से 35 और युवक युवतियाँ वहाँ पे काम कर रहे थे और जो कि पूरा कॉल सेंटर का सेटअप था। वहाँ पे जब उनको चेकिंग की तो पाया गया कि वो यूएस में जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे बात कर रहे थे। वो अंबाला में हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का पिछले कई दिनों से आतंक था, जो कि आने जाने वाले बाइक सवारों के सर पर डंडा मारकर उन्हें घायल करके उनकी बाइक छीनकर फरार हो जाते थे। इस गिरोह पर कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस के सीआईए 1 के टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 8 बाइकें, 1 मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे बरामद किए गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीआईए 1 इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 2 महीने से हाईवे पर लूट की वारदात बढ़ने लगी थी, जिन पर संज्ञान लेते हुए 6 लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंबाला के एरिया के हाईवे पर कुछ लूटपाट की वारदातें लगातार हो रही थी, जिसे देखते हुए संज्ञान में लेकर एसपी अंबाला सर ने जो सीआईए 1 को ये तफ्तीश सौंपी थी, जिसमें काम करते हुए हमारे सीआईए 1 की टीम ने एक बड़े गैंग को, जो 6 सदस्यों का गैंग है, एक गैंग पकड़ा है और जिनके कब्जे से छीना जब्ती करके जो इन्होंने बाइक बेची है, 8 बाइक बरामद की है, 1 मोबाइल जो कि छीना जब्ती किया है। उसके अलावा जो डंडे वो प्रयोग करते थे रात को सिर में चोट मार के और बाइक छीनते थे, वो डंडे बरामद किए गए हैं। फरीदाबाद के गीता जयंती समारोह में सरकारी स्कूल के छात्र को अध्यापकों द्वारा पीटने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने वहां से जा रहे लोगों पर फूल बरसाए थे और फूल बरसाने की सजा अध्यापक ने इस कदर दी कि छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। ये पूरा मामला फरीदाबाद के हुडा कन्वेंशन हॉल का बताया जा रहा है।
क्यों मारा इन्होंने? हाँ? फूल फेंकने पे। क्या नाम है आपका? विष्णु। कहाँ से आए हो? कोचिंग स्कूल से। कौन थे ये? सर थे हमारे। क्या नाम है? हरियाणा लोहा व्यापार संघ ने हरियाणा सरकार के नाम एक पत्र लिखकर चौथी मंजिल के निर्माण पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। व्यापार संघ का कहना है कि किसी भी राज्य की उन्नति और प्रगति में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका होती है, लेकिन हरियाणा में फरवरी 2023 से चौथी मंजिल के निर्माण पर रोक लगाई हुई है, जिस वजह से निर्माण उद्योग से जुड़े हर वर्ग के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोहा निर्माण कार्यों की मुख्य जरूरत है, लेकिन इस रोक की वजह से लोहा व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खर्चों की पूर्ति करना अपने आप में बड़ी चुनौती बन गया है। हरियाणा लोहा व्यापार संघ का कहना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वहां पहले सड़क, सीवर आदि पर काम किया जाता था और जिसके बाद कंस्ट्रक्शन आदि का काम शुरू होता है। और संघ ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जल्द ही अच्छा किया जाए, जिसकी कमी के चलते चौथे फ्लोर पर रोक लगी है। वहीं इससे न सिर्फ हरियाणा सरकार में राजस्व में बल्कि यहां के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के मुनाफे और निवासियों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ेगा। मैं नरेंद्र यादव हूं, जो हमारे गुड़गांव की होम डेवलपर्स एसोसिएशन उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। हम सब लोग गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आज हमारी जो आयरन ट्रेडर्स एसोसिएशन की मीटिंग थी, इसमें आज हमारे जो प्रेसिडेंट है सुमित जी और अमित जी ने हमें इनवाइट किया आज की मीटिंग के लिए। सीएम साहब से हमारी इस बारे में कई मीटिंग भी हो चुकी है और अभी तक भी सीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया, हमें पूरी उम्मीद है ये फ्लोर जल्दी खुलेगा। कुछ समस्याएं पंचकुला को लेके थी, जिसकी वजह से ये डिसीजन सरकार ने लिया। और जहां तक पंचकुला की बात है और जो गुड़गांव और फरीदाबाद की है, ये दोनों अलग अलग शहर हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद एनसीआर में होने की वजह से गुड़गांव की रिक्वायरमेंट अलग है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने डिसीजन टेम्परेरी रोक जो लगाई थी, हमें उम्मीद है जल्दी इसके ऊपर गुड़गांव और फरीदाबाद में ये काम शुरू होगा। एक आम नागरिक, एक आम आदमी की तरफ से बताता हूँ, हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ हमारा स्वाभिमान हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो। हमारी ये विचारधारा, ये प्लानिंग, एक छोटा सा प्लॉट है, उसके ऊपर 4 मंजिल बनाए गए, 2 बच्चे को दे दिए जाए और एक फ्लोर, इससे जो हमारा किराया, हमारा बुढ़ापा ठीक ढंग से निकले। अब हम हर मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैला पाते। अभी सरकार ने फरवरी में चौथी मंजिल पे बैन लगा दिया, उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम रह गया है। बिल्डर गुड़गांव छोड़ के कोई नोएडा जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई जेवर जा रहा है। गुड़गांव जो कि एक मिलेनियम सिटी थी, वो मुझे लगता है कि इसी तरीके से यहाँ पे सब ये क्या है, ये जो हम जो आज मुद्दा लेके बैठे हैं 4th फ्लोर का, वो आज से 10 महीने पहले यहाँ पे हलचल शुरू हो गई थी और इससे पहले चालू हो गया था। स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे मोहाली से कहीं से और उसके बाद फिर यहाँ तक सब जगह पे वो बैन लग गया। अब जो बिल्डर्स ने प्लॉट वगैरह ले रखे थे, उसी सोच से ले रखे थे कॉस्टिंग के हिसाब से कि स्ट्रीट पर फ्लोर बनाएंगे या फिर इस तरीके से करेंगे, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ हिसाब से निकालता है, वो सब डिस्टर्ब हो गए। देखो सरकार भी अपनी जगह ठीक है, अभी जो 4th फ्लोर का हो किया, क्योंकि